हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो भाई पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था किसके बारे में, फॉर्मल चार्ज के बारे में भी जान लिया था, पोलैरिटी के बारे में भी हमने जाना था, फजान्स रूल के बारे में भी जाना था। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके, फजान्स रूल पर रिलेटेड थे। ठीक है बेटा, उन्हें तैयार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, अधिकतर क्या है, फजान्स रूल पर एग्जाम में क्वेश्चन लगता ही लगता है। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आज हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे बेटे, डिफाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पहले भी अक्सर कुछ क्लासों में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटे, एक वीक बॉन्ड होता है। अगर मैं कहूँ कि वीक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जो बॉन्ड आपने पहले पढ़ा था, मैंने आयनिक बॉन्ड का जिक्र किया था पीछे वीडियो में, मैंने शायद कोवलेंट बॉन्ड का भी जिक्र किया था। तो बेटे आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो उससे कम का पावरफुल होते हैं। लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, कम पावरफुल होते हैं। लाइक दिस मैं कहूँ कि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग मुझे 100 KCl मतलब कैलोरी पर मोल की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि मेरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए लगभग कितनी चाहिए मुझे, 5 KCl, ठीक है ना, पर मोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए भाई आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे पहले बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा याद रखेंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं बेटे, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो अधिकतर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो किसकी होती है बेटे, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो फ्लोरीन हमेशा क्या है, हमेशा जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो, किसके बीच फॉर्म करेगा, अगर उसे क्या या तो अपनी ही मॉलिक्यूल के अंदर से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या, हाइड्रोजन और किसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या होगा, हमेशा फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो कैसे जरा जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, पहले हम बता देते हैं, पहले एग्जाम्पल ही हम सीधा लेके चलते हैं। HF एक मॉलिक्यूल्स है और जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है अब जरा ध्यान देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार से फॉर्म होगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कि हमारा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसका जो ठीक है, यहां पर देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ये किसको फॉर्म करेगा भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा। मेरा एक मॉलिक्यूल है HF और दूसरा मॉलिक्यूल है HF। HF में फ्लोरीन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किसको भैया, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण इस पर पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है, इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव, इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव और पोटेंशियल नेगेटिव। तो मैं कहूँगा किसके बीच में भैया फॉर्म हो रहा है हमारा, दो HF के मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इन दो की बात करूं, इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और किसके बीच, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर भी लेके चलेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा इंग्लिश का पोर्सन हो या फिर हमारा हिंदी का पोर्सन हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, मेरा वीक इंटररिएक्शन है, तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड एक विशिष्ट प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का दुर्बल बल है, जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु या अन्य अणु के हाई H, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
तत्व के परमाणु के बीच, ठीक है बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। तत्व के परमाणु के बीच मौजूद होता है। ठीक है बेटा। चलिए, अगर मैं बात करता हूं बेटे किसकी, ये शब्द जो दिया था, ध्यान देंगे, यह शब्द 1920 मतलब 1920 में लेटिमर, यहां पर भी लिखा है लेटिमर, और दूसरे कौन थे, रेडेबस। रेडी, हाँ रेडेबस, ठीक है बेटा, ने प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, या मैं कह सकता हूं क्या किया भैया, पेश किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर शिफ्ट ये भाई तय है, शिफ्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक परमाणु पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आवेश, तथा दूसरे परमाणु पर नेगेटिव आवेश, ठीक है बेटा, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव भी बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आंशिक लिख देते हैं, आंशिक नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है एवं अणु ध्रुवीय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी भैया, ध्रुवीय व्यवहार करने वाला जो अणु होता है, ध्रुवीय, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ध्रुवीय व्यवहार करने वाला अणु HF दूसरे अणु को इलेक्ट्रो स्टैटिकल बल द्वारा आकर्षित
करता है, जिससे हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है किसमें भैया, हिंदी में। हाइड्रोजन बंध एक विशिष्ट प्रकार का दुर्बल बल है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु या अन्य अणु के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, HEN का मतलब क्या है बेटे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के परमाणु के बीच मौजूद होता है। ये शब्द 1920 में लैटिमर और किसने भैया, रेडबस ने प्रस्तुत किया। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक परमाणु पर क्या बेटे, आंशिक पॉजिटिव आवेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक नेगेटिव आवेश क्या आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है और अणु ध्रुवीय कहलाता है। और ध्रुवीय व्यवहार करने वाला जो अणु है HF दूसरे अणु को इलेक्ट्रोस्टैटिकल बल द्वारा, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स द्वारा क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे हाइड्रोजन बंध क्या होता है भैया, हमारा फॉर्म होता है या बनता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी यही डिफाइन किया गया है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीक फोर्सेस या फोर्स बोल देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल एंड स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सेम और एनोदर मोलिक्यूल दी टर्म्स वाज इंट्रोड्यूस। यहाँ पर इसने जो कहा है सेम और एनोदर मोलिक्यूल, यहाँ पर भी कहा है उसी या अन्य। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं बेटे, और 2 टाइप्स में वो कंप्लीट हो जाएगा कि उसी के अंदर, सेम के अंदर होगा या फिर एनोदर मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फॉर्म होगा। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया भैया, लैटिमर एंड रेडिवस ने इन 1920 में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपेयर्ड FON। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर कोवलेंट पोर्शियली शिफ्ट, किधर पोर्शियल शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एज रिजल्ट दैट एटम डेवलप्स पोर्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अदर क्या होगा, पोर्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल HF है हमारा, तो 10 HF मोलिक्यूल बिहेव एज डाइपोल, अट्रैक्ट अदर मोलिक्यूल्स एंड मे एसोसिएटेड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये लाइन यहाँ पर भी आई है। ठीक है ना, अट्रैक्शन नो एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब मेरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटे, वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मेरा 2 टाइप्स का है वो कौन कौन सा है, पहले हिंदी में भी जान लेते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। चलो एग्जाम्पल समझेंगे उसके बाद जानेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारा, कितने टाइप्स का होता है बेटे, 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 यहां पर लिखा है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिक्यूलर। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, HB लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है बेटा, लेकिन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ही पूरा लिखना है। एक होता है हमारा इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो एक हमारा हो गया इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे। जब ध्यान रखना, एग्जाम्पल मेरे पास जो HF का है वही एग्जाम्पल मेरा इसका हो सकता है। तो मैं पहले एग्जाम्पल दिखा के चलता हूँ आपको। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर दिखाए भी हैं, HFNH3 जैसे NH3, और भी बहुत सारे होते हैं, वाटर, एल्कोहल भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कैसे फॉर्म होता है उसको समझेंगे। ठीक है बेटा, मान लो लाइक दिस, हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है बेटे, वाटर। तो वाटर में होता क्या है, इसका जो ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक दिस मैंने मान लिया हाइड्रोजन
और ये ऑक्सीजन और इसको मान लिया हाइड्रोजन, ठीक है ना, डैश डैश डैश। तो ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर डैश 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 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डैश डैश डैश, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो होता क्या है, इस पर पोर्शियल कैसा चार्ज आएगा बेटे, नेगेटिव, इस पर पोर्शियल कैसा जाएगा, पॉजिटिव, पोर्शियल कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस पर पोर्शियल पॉजिटिव, पोर्शियल नेगेटिव, ठीक है बेटा, पोर्शियल पॉजिटिव, और इस पर पोर्शियल पॉजिटिव, पोर्शियल नेगेटिव आएगा, पोर्शियल पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है बेटा। क्योंकि ध्यान रखना, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जब एक ही अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु, एक अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या होता है भैया, फॉर्म होता है। या मैं कह सकता हूं एक अणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो उसी के कारण हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। यहाँ पर दिखाया भी है ये, तो इसके लिए कौन सा आएगा हमारा, ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ भी दिखा के चलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे जब हम लोग, आया था ये वर्ड यहाँ पर, वन मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रोंगली, कहाँ था भाई, शेड पर हाइड्रोजन बॉन्ड सेम, और हाँ यहाँ पर एटम ऑफ द सेम और एन अदर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो क्या है, दूसरे अणु के साथ है, लेकिन यहां पर सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगा। और उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं बात करता हूं, चलिए ये इसका एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग, ऑर्था नाइट्रोफिनोल। तो बेटे फिनोल में, अब एक बात आप बताओ, अगर यहां पर मैंने फंक्शनल ग्रुप OH माना है, तो बेटे ये वाला मेरा क्या होगा, ऑर्था होगा। और ऑर्था में नाइट्रो हमारा डबल बॉन्ड O, और मान लो ये हो, ठीक है बेटा। तो किस किस के बीच बनेगा, ऑक्सीजन और किसके बीच में भैया, हाइड्रोजन के बीच में। कौन सा बॉन्ड हो गया भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। तो ये वाला कौन सा होगा हमारा, इंटरमोलिक्यूलर, ये वाला होगा हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो क्लियर हो जाता है यहां से। अब हम क्या कर लेते हैं भैया, यहां से डिफाइन कर लेते हैं, जब एक अणु का, अच्छा यहाँ पर कहीं लिखा है, नोट में लिख लेंगे पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं हम किसके, जब एक अणु का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हाई को रहने दो आपके, जब एक अणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व दूसरे अणु के हाइड्रोजन, शॉर्ट में लिख देते हैं चलो, हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है भैया, आकर्षित करता है, तो कौन सा बनता है हमारा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आती है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस इज फॉर्मड अमोंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ एन वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाई H एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड निकटवर्ती स्थिति में, जब
हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन बंध निकटवर्ती स्थिति में एक ही अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच बनता है। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं और इसका एग्जाम्पल हमारा ऊपर ही है। तो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल ही समझाया है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, इंग्लिश में। दिस इज, ये तो हमारा हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द लाइन सेम मोलिक्यूल एडजेसेंट पोजिशन। ठीक है बेटा, ऑर्था नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए, तो एडजेसेंट का मतलब यही होता है निकटवर्ती स्थिति में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, किस पर, मेरे मोलिक्यूल्स पे या फिर मेरे कोवलेंट कंपाउंड पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो, जब एक अणु का आएगा बेटा यहाँ पर, जब एक अणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु को आकर्षित करता है, जब हाइड्रोजन बंध निकटवर्ती स्थिति में एक ही अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच बनता है। ठीक है, चलो, तो भाई अब जान लेते हैं किस पे भाई, इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग जानेंगे। पहला टर्म सीधा कहता है वो क्या भैया, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो वो सीधा सीधा कह रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट और क्या मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। किसके भैया, एसोसिएशन मॉलिक्यूल के, या मैं कह सकता हूँ अणुओं के संगठन के। ठीक है बेटा, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के संगठन के क्वथनांक एवं गलनांक क्या हो जाते हैं भैया, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक दिस, एक एग्जाम्पल हम समझ के चलेंगे यहाँ पर। आप लोग जानते हैं किसके बारे में बेटे, हमारी जो ऑक्सीजन परिवार है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है बेटा, ठीक है ना, सेलेनियम, ये आते हैं ना हमारे पास। तो हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर की। ऑक्सीजन और सल्फर से बनने वाला हमारा जो हाइड्राइड होता है, लाइक दिस, ऑक्सीजन से बनने वाला जल और सल्फर से बनने वाला H2S। ठीक है बेटा, तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सल्फर से हाई होती है। अब हाई होने के कारण मैं कह सकता हूँ H2S क्या है भैया, हमारी गैस है। क्या है, गैस है। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, और अगर मैं H2O की बात करूं तो ये पता है हमें क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग क्या है, लिक्विड है। क्या है भैया, लिक्विड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं भैया, फॉर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है H2O क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है, जबकि H2S क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है भैया, गैस है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन, हमारे पास जो जल है या वाटर है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या भैया, हाई होने के कारण क्या है, वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, हमारा लिक्विड है, और जबकि H2S क्या है, हमारी गैस है। ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व जाता है, और भी क्वेश्चन इसी तरह के बन जाते हैं यहाँ पर, किसको लेकर भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर। ठीक है बेटा, चलिए HF और HCl का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आप यहाँ पर आता है। HF क्या है, लिक्विड है, जबकि HCl क्या है, गैस है, और दोनों ही क्या है,
मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के हाइड्राइड बनाते हैं क्या, एक द्रव बनता है तो दूसरे का क्या बनता है बेटे, गैस बनता है, और दोनों एक ही फैमिली से हैं। लाइक दिस, अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन की बात करूं, दोनों एक ही फैमिली से हैं, जबकि HF क्या है हमारा, लिक्विड है, और HCl क्या है हमारा, गैस है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वाह है HF लिक्विड एंड HCl गैस, मतलब HF द्रव क्यों है और HCl गैस क्यों है। ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण क्या करता है भैया, फ्लोरीन अभी हमने दिखाया था बनाकर, फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या मैं कह सकता हूँ HF में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की अपेक्षा क्या होती है, कंपेयर टू कम होती है। ठीक है बेटा, चलिए ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, और भी क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, पर याद रखना वो किससे रिलेटेड होते हैं बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सोलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है बेटा, सोलिबिलिटी इन वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण क्या होते हैं, कुछ मेरे क्या लाइक दिस, जैसे एल्कोहल क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं किसमें भैया, वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल एल्कोहल आर सोल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखा है जल के अणुओं के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अल्कोहल जल में क्या होती है, विलय होती है या फिर घुल जाती है, हम कह सकते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल समझ के चलेंगे यहाँ पर, लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास क्या है भैया, R बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या है, एक अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीजन में एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जल, ये जल का मॉलिक्यूल हो गया, तो एक हाइड्रोजन इसका हुआ, डैश H बॉन्ड O बॉन्ड R। चलो ठीक है, नेक्स्ट H बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, तो हमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल और जल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहे हैं भैया, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं अल्कोहल वाटर में क्या है भैया, सोल्युबल होती है, मतलब विलय होती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट कंडीशन आती है क्या, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एज आल्सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात द्रवों की जो शांता होती है, मतलब विस्कोसिटी जो होती है, वो किस पे डिपेंड करती है भैया, किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट ये टर्म्स हमारा आ जाता है अगला, इंपोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगा, ध्यान रखना, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंपॉर्टेंसी होती है, वो क्या इंपॉर्टेंसी होती है, उसको हमें जानना है। ठीक है बेटा, कुल मिला के ये बात सोचो क्या, कि वाटर, ठीक है, वाटर अगर मैं बात करूं H2O और H2S की, चलो बात करते हैं। H2S क्या है, गैस है, और H2O क्या है, वाटर है। और वाटर हमारी बॉडी के लिए क्या है भैया, बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल क्या है, प्रोडक्ट है। क्यों, कि हमें पता है हमारी बॉडी का लगभग 60-70 पार्ट क्या होता है, वाटर है, और पौधों के अंदर तो हम जानते हैं, प्लांट्स में तो लगभग शायद 85% तक होता होगा। ठीक है, ये मुझे पूरा श्योर नहीं है, पर इतना है। तो मान लो अगर किसी व्यक्ति का या मान लो प्लांट्स का जब इतना पार्ट्स वाटर बना रहा है, तो उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो मतलब कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते तो भैया वाटर लिक्विड नहीं होता, और जब वाटर लिक्विड नहीं होता तो बिना वाटर के हम जीते नहीं, मतलब लाइफ इम्पॉसिबल। ठीक है, पहली इंपोर्टेंसी तो ये पता चल जाती है हमें। सेकंड, अगर मैं इंपोर्टेंसी की बात करूं बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मान लो उनकी जो स्ट्रक्चर्स डिपेंड करती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा, लाइक दिस, अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन जो है, आपने प्रोटीन पढ़ा होगा क्लास में, जो छोटी क्लासें हैं उनमें भी पढ़ के आए होंगे आप, माइल में 12th वगैरह में। अगर और अच्छे से तो अगली क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, शायद मुझे लगेगा सेकंड सेमेस्टर में प्रोटीन आएगा। तो प्रोटीन्स जो होता है बेटे, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, वो भी किसके कारण पॉसिबल होती है, किसके कारण भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटीन की संरचना का अगर निर्धारण करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं, किसके कारण करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। नेक्स्ट अगर अब बात करें हम रेस, आपने ब्लड जानते हो, या फिर फाइबर जानते हो, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर हमारा होता है हाँ रेशम बोल सकते हैं हम लोग। तो इनमें जो रिगिडी होती है, हमारी दृढ़ता जो पाई जाती है, वो भी सब किसके कारण बनती है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनती है। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं उनमें जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ जो होती है, खिंचाव, वो किसके कारण होता है भैया,
हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है बेटा, चलिए तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता दिया है। ये तो यहाँ तक हमारा था हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भैया, वान डेर वाल्स बल के बारे में। ठीक है, और वान डेर वाल्स बल क्या होते हैं भैया, वीक फोर्सेज होते हैं ये भी। ठीक है, जहाँ पर कोई फोर्सेज कार्य नहीं करे वहाँ तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड ना करे तो वहाँ पर तो वान डेर वाल्स फोर्सेज कार्य करते हैं। लाइक दिस, जैसे कि मैं नोबल गैसेज की बात करूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है बेटा, इन गैसों में भी कोई ना कोई फोर्स कार्य नहीं करता तो वान डेर वाल्स फोर्सेस तो यहाँ पर भी कार्य करते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट जानेंगे हम किसके बारे में, वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, हम वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में। ठीक है बेटा, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है थोड़ा सा, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इसे पहले ही लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको छोटा चमक रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेंगे बेटे। तो वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वान डेर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं बेटे, वीक इंटरएक्शन होती है। क्या होती है बेटे, एक दुर्बल अनोन्य क्रिया होती है। वान डेर वाल्स फोर्सेस जो है बेटे, जहाँ पर मान लो कोई फोर्स कार्य ना करे, जैसे कि नोबल गैसेज है उनमें कोई फोर्सेस कार्य करते ही नहीं है, तो वहाँ पर भी वान डेर वाल्स फोर्सेस कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो वान डेर वाल्स फोर्सेस को मैं कह सकता हूँ, इनको अंतराण्विक बल भी कहते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इनको सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था, वान डेर वाल्स ने देखा था, इसीलिए इन्हें वान डेर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो वान डेर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं ये पोलर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इट इज ए वेल स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, कहाँ एग्जिस्ट होते हैं ये, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होते हैं, बिटवीन एग्जिस्ट होते हैं। तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल मौजूद होते हैं। अणुओं के इन आकर्षण बलों को क्या कहते हैं भैया, अंतराण्विक बल भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दी फोर्सेज आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ठीक है, वही बात ये कह रहा है। ठीक है, तो दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड किसने भैया, मैंने अभी बताया था किसने, वान डेर वाल्स ने, बाई वान डेर वाल्स इन 1813, तो हैंस नोन एज वान डेर वाल्स फोर्सेज। ठीक है, इसलिए इन्हें वान डेर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। वान डेर वाल्स फोर्स जो है बेटे वो तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है बेटा, दिग्ध्रुव दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया। और दूसरा जो हमारा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन, मतलब दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया। और तीसरा हमारा आता है निस्टीनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है बेटा, ताक्षणिक दिग्ध्रुव, ठीक है ना, प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया। ठीक है, तो पहले हम पहले को जान लेते हैं बेटे। जितना ये थ्योरेटिकल टर्म्स है उतना ही ये आसान है, बस देखने में थोड़ा लेंथी लगता है। ठीक है बेटा, अगर समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ही बात कर लेते हैं हम। दिग्ध्रुव दिग्ध्रुव अनोन्य क्रियाएं जो होती हैं बेटे, ये डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन जो होता है ये किस में एग्जिस्ट होता है, ध्यान रखना, किन के बीच में उपस्थित होता है। जो मेरे पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, ध्रुवीय अणु, जैसे HF, HCl या मैं NH3 मान लूँ, H2O मान लूँ, तो ये मेरे पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें जो फोर्सेज होते हैं, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, फोर्सेज होता है, वो कैसे होता है उसको समझ कर चलेंगे। ठीक है बेटा, तो डाइपोल फोर्सेज जानने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि HF है हमारा, क्या है बेटा, HF। तो HF में आपने जाना था अभी पीछे कि HF में क्या होता है, पोलैरिटी जब पैदा होती है तो इस पर पोर्शियल पॉजिटिव और इस पर पोर्शियल नेगेटिव, मतलब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मोलिक्यूल्स एक से ज्यादा हों, लाइक दिस, ये क्या हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है बेटा, तो ये मान लेते हैं हम लोग, यहां पर है, मान लो सपोज करो H है और इधर क्या हो जाता है, बॉन्ड F हो जाता है। यहां भी H है, इधर बॉन्ड F हो जाता है। यहां फिर H है, इधर बॉन्ड F हो जाता है। यहां भी H है और इधर क्या हो जाता है बेटे, F हो जाता है। और यहाँ भी H है और बॉन्ड क्या हो जाता है, इधर F हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ये हमारा HF आ गया। तो इस पर पता है हमें पोर्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर पोर्शियल नेगेटिव, पोर्शियल पॉजिटिव, पोर्शियल नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस पे पोर्शियल कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव, इस पे पोर्शियल पॉजिटिव, इस पे पोर्शियल नेगेटिव, इस पे पोर्शियल पॉजिटिव, पोर्शियल पॉजिटिव और इस पे पोर्शियल नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो चलो हम जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन पोलर मॉलिक्यूल में एक तो क्या है हमारा, नेगेटिव पोल्स है और एक हमारा कौन सा है, पॉजिटिव पोल्स है। ठीक है बेटा, एक कैसा है हमारा, ऋणात्मक सिरा है
और एक द्विध्रुव का कैसा है, धनात्मक सिरा। तो इनके बीच में जो उपस्थित होते हैं वही फोर्सेस क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं बेटे, डाइपोल। डाइपोल क्या कहलाता है, इंटररिएक्शन कहलाता है। ध्रुवीय या दिग्ध्रुव, दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया कहलाता है किसके बीच में भैया, ध्रुवीय अणुओं के पोल्स के बीच में या फिर सिरों के बीच में, ठीक है। तो उपस्थित क्या है, ये डाइपोल, क्या है हमारा, डाइपोल, डाइपोल इंटररिएक्शन, ठीक है बेटा। तो एक बात ध्यान रखना, इनका डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जितना अधिक होगा, मतलब मोर होगा, तो इनका जो डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है दीज इंटररिएक्शन एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। इन सच मॉलिक्यूल्स वान डर वाल्स, देखो इसका भी एग्जाम्पल यही है, ठीक है। मैंने इसके लिए नहीं स्पेशल दिखाया है, एग्जाम्पल दोनों का काम करेगा, तो आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है बेटा। तो दीज इंटररिएक्शन एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन सच मॉलिक्यूल्स वान डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डाइपोल। तो देखो किसके, पॉजिटिव डाइपोल वन एंड हो गया और दूसरे का क्या हो गया, हमारा नेगेटिव डाइपोल एंड हो गया, ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये क्या कह रहा है, ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा उतना ही मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा उनके बीच में, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का अधिक होगा, ठीक है। दिस इज, हाँ एक बात, इसी का कारण क्या है, जो गैसें हैं हमारी क्या हो जाती हैं, आसानी से द्रवित हो जाती हैं, इसी के कारण हो जाती हैं, क्योंकि जितना इंटरेक्शन बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल्स उतने पास पास पहुंच जाते हैं, और जितने क्लोज हो जाएंगे तो आसानी से लिक्विफिकेशन उनका किया जा सकता है। तो दिस इज रीजन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजिली, ठीक है बेटा। चलो ये टर्म्स तो हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टर्म्स हमारा कहता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये जो इंटररिएक्शन होता है ये किसके बीच में होता है, वहां तो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे थे, पोलर थे, बट यहां पर क्या होता है बेटे, एक मॉलिक्यूल पोलर होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा भैया, नॉन पोलर होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल आएगा इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, ये यहां पर ध्यान देंगे कि एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा कैसा हो, नॉन पोलर हो, उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, हमारा दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया बल कार्य करेगा। चलो पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर थ्योरी तो इसकी क्लियर हो ही जाएगी। मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, वाटर है, क्या है बेटे, वाटर। और वाटर क्या है हमारे यहाँ, ये भी जानते हैं आप लोग, वाटर कैसा है मेरा, एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा। तो इस पर पोटेंशियल नेगेटिव, इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव और इस पर पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो कैसा है हमारा, नॉन पोलर है। कैसा है बेटे हमारा, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय है। अब अध्रुवीय मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब मैं इसमें बात कर लेता हूं, इसका जो न्यूक्लियस है क्या है बेटे, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पूर्ण रूप से न्यूक्लियस के अराउंडेड क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब सम्मित है। क्या है, चारों तरफ क्या है, सम्मित अवस्था में है। अगर इलेक्ट्रॉन सम्मित है तो होता क्या है, मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैसा है भैया, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बादल है या क्लाउड कहूं मैं इसको, क्या है, सम्मित है, ठीक है बेटा, नाभिक के चारों ओर, अराउंड टू न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है, मेरा पोटेंशियल नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, या मैं इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है मैं उसको कह सकता हूं वो एकदम से क्या हो जाएगा, अकस्मात से अचानक से क्या हो जाएगा, एक सेंटर पर चला जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के एक तरफ चला जाएगा, ऐसे मान लो कुछ। और जैसे ही जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटे कि HO पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो होता क्या है मेरा, अब मेरा न्यूक्लियस ये रहा, अब पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को या प्रोटॉन के चार्ज को इसने इंड्यूस कर दिया है, और क्या किया है, इस वाले चार्ज ने, नेगेटिव वाले पोल ने क्या किया है, अपनी तरफ को क्या कर लिया है, क्या कर लिया, एक तरह से अट्रैक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया, या मैं जैसे कह सकता हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा पूरा नेगेटिव चार्ज किधर चला जाएगा बेटे, इधर चला गया, तो यहां मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा और यहां मेरा पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो अब मेरा जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो गया है भैया, मतलब ये भी मेरा कैसा हो गया है, अब इसके अंदर भी डाइपोल पैदा हो गया है, क्योंकि ये मेरा डाइपोल था, ये मेरा क्या था, नॉन डाइ मतलब सॉरी ये मेरा पोलर था, ये मेरा नॉन पोलर था, लेकिन बट इसने क्या किया है, इसको इंड्यूस कर दिया है, प्रेरित कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरा मॉलिक्यूल्स बाई चांस में इस तरह कंडीशन में है,
यहाँ माइनस मानता हूँ, ये प्लस, और ये मेरा क्या है, सम्मित है। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर खुद की कंडीशन में कैसा आया, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको भी कैसा कर देगा, प्लस इधर आ जाएगा माइनस इधर, तो दोनों की कंडीशन क्या हो गई है, अब सेम हो गई। तो इनके बीच में जो इंटररिएक्शन है, अब इसको ही मैं क्या कहूंगा, दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया, या मैं कहूंगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां पर भी सीधा सीधा लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें परिणाम स्वरूप अध्रुवीय अणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन ध्रुवीय अणु के संपर्क में आकर ध्रुवीकरण हो जाता है, उनका संपर्क में आकर क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, तो दिग्ध्रुव एवं प्रेरित दिग्ध्रुव के बीच अनोन्य क्रिया को दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, इस आकर्षण के कारण O2 जल में क्या होती है, आसानी से क्या होती है भैया, विलय होती है, या फिर मैं कह सकता हूं आसानी से घुल जाती है। तो इनके बीच का जो इंटररिएक्शन है उसे मैं क्या कहूंगा बेटे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन या दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया। ठीक है भाई, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसे इंग्लिश में भी जान लेते हैं बेटे। These are the interaction resulting when non-polar molecule such oxygen, nitrogen and hydrogen, ठीक है, come in the contact of polar molecule. The interaction between dipole and induced dipole is termed as dipole-dipole induced dipole interaction. ठीक है बेटा, and due to this attraction, oxygen gas dissolve in water. ठीक है बेटा, तो इसी अट्रैक्शन के कारण क्या है, ऑक्सीजन वाटर में डिसोल्व हो जाती है, और बेटे इनके बीच के इंटररिएक्शन को ही क्या कहते हैं, हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है बेटे, इंस्टीनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। और बेटे ये जो इंटररिएक्शन होता है, याद रखना, ये किस में होता है, दो नॉन पोलर के बीच में। अब तक पोलर पोलर के बीच में पढ़ा, फिर एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में पढ़ा, अब की जो इंटररिएक्शन है उसको जान लेते हैं किसके बीच में होगा भैया, एक मतलब आई मीन नॉन पोलर के बीच में। चलो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो तो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, ताक्षणिक दिग्ध्रुव प्रेरित दिग्ध्रुव अनोन्य क्रिया के बारे में। मैंने अभी बताया था आपको, ये जो हमारा इंटररिएक्शन होती है या इंटररिएक्शन होता है, तो ये किसके बीच में होता है बेटे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, यहाँ पर लिखा भी है N2O2Cl2, या फिर कुछ नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है बेटा, तो इसमें ध्यान रखना, इनका जो डाइपोल मूवमेंट क्या है, क्या नहीं होता है भैया, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई हम आपको बता देते हैं क्या, कि पहले एग्जाम्पल समझ के चलते हैं, तब इसको थियोरेटिकल समझेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल डाइपोल। ठीक है बेटा, तो इसका ओरिजिनल डाइपोल है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया ये, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया, मोशन कर रहे हैं या गति कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो निरंतर और तीव्र गति कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूं इनमें कंटिन्यूअस एंड रैपिड मोशन कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस के। ठीक है बेटा, तो चलिए कंडीशन क्या आती है कि जब ये न्यूक्लियस के अराउंडेड क्या कर रहे हैं, तीव्र गति से मोशन कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूं क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और तीव्र गति कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, एक अणु के एक क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, अक्षमात से क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। किसकी तरफ, एक अणु की ओर। कैसे, कुछ इस प्रकार से, ये प्लस और किधर हो गए हैं। तो होता क्या है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा इंस्टीनियस या ताक्षणिक डाइपोल पैदा हो गया है। अब जैसे ही इसके अंदर ताक्षणिक डाइपोल पैदा हुआ, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर देगा, उसको इंड्यूस्ड कर देगा, प्रेरित कर देगा, लाइक दिस। ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया, इसका ऑक्सीजन है, तो इसने क्या काम करा है, उसके प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस को क्या करेगा, इधर की तरफ रिपल कर देगा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर मेरा क्या है, ताक्षणिक द्विध्रुव है। कैसा बेटे, मेरा ताक्षणिक क्या है, द्विध्रुव है। और यहां मेरा क्या हो जाएगा बेटे, अब प्रेरित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा ना, प्रेरित द्विध्रुव। अब इनके बीच की जो इंटररिएक्शन है बेटे, उसी इंटररिएक्शन को मैं क्या कहूंगा,
ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अनोन्य क्रिया या फिर इंस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है, थ्योरी नॉर्मल सी है, आप लोग समझ सकते हैं कैसे। ये यहां पर सीधा कह रहा है ये बल अध्रुवीय अणु जैसे N2O2 Cl2 आदि और मोनो एटॉमिक गैसों के बीच में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हाँ, एक मिनट और, यहां पर जो ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो मोशन कर रहा है यहाँ पर क्या, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर दिखाया भी है, मैंने इसको लाइन किया था। ये कह रहा है क्या, तो मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूअस एंड रैपिड मोशन हेंस एट एनी मोमेंट। ठीक है ना, दीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज राउंड दी क्या भैया, न्यूक्लियस में भी क्या कॉन्सेंट्रेटेड इज वन रीजन ऑफ द मोलिक्यूल, देन मोलिक्यूल बिहेव एज ए इंस्टेनियस डाइपोल। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये कंडीशन ये आ गई। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये इंस्टेनियस डाइपोल व्हेन दिस इंस्टेनियस डाइपोल कम्स क्लोजर दी अनदर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, उसके बाद कह रहा है क्या, मोलिक्यूल्स द अदर मोलिक्यूल डेवलप्स इंड्यूस इन इट, दस these two dipole are attracted towards each other by electrostatic forces and are said to have instantaneous dipole induced dipole interaction। शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था ये। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस के नाम से इनको जाना जाता है। 1930 में लंदन ने इनको दिया था, इसलिए इनको लंदन फोर्सेस भी कहते देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्या मैं इसको बार बार रिवाइज करूँ। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया है, यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एक बात और जान लेते हैं हम, क्या बेटे, नॉर्मल सी क्या, कि जो बेटे हमारे लंदन फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस के नाम से जाना जाएगा इनको, तो मैं कह सकता हूँ लंदन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 7। ठीक है बेटा, तो लंदन फोर्सेस जो है हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, R की पावर 7 के होते हैं। तो जहां पर R क्या है, R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मोलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं लंदन फोर्स जो होते हैं या लंदन बल जो होते हैं 1/R की पावर 7 के क्या होते हैं, मतलब कह सकता हूं लंदन फोर्स क्या होते हैं, त्रिज्या के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। त्रिज्या की पावर 7 के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है बेटा, R क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो कुल मिला के बात मैं कह सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं बेटे, क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी भैया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होते हैं हमारे कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होते हैं हमारे कौन से भैया, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है बेटा, तो वंडरवाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूल्स पर किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, चलिए चलो तो भाई जान लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग वंडरवाल्स फोर्सेस। ठीक है, वंडरवाल्स बल को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला ही टर्म्स हमारा आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मतलब एक अणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, जब किसी भी अणु के अंदर जो परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। तो उनकी इंक्रीज होने पर क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। तो वंडरवाल्स फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो याद रखना उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे भैया, बढ़ेंगे। क्या, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम। ठीक है बेटा, एन एटम सॉरी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस इंक्रीज हेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, एक ग्रुप का मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ग्रुप 18 का। किसका लेता हूँ बेटे, दोनों में एग्जाम्पल काम करेगा। ठीक है बेटा, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ग्रुप 18 का, सॉरी ये इस वाले का एग्जाम्पल है, इसमें कभी मान लो आप लोग, इधर ही मानना पड़ेगा हमें। हमारे पास 18 ग्रुप है ये, और 18 ग्रुप के क्या हैं, एलिमेंट है। क्या है बेटे, 18 ग्रुप के एलिमेंट लाइक दिस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है बेटा, अगर मैं इनके किसकी बात करूं भैया, मोल उसकी एटॉमिक नंबर की बात करूं,
एटॉमिक नंबर, तो इसका कितना होता है बेटे 2, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है बेटे 36। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। बीपी किस में भैया? केल्विन में। तो ठीक है बेटा, जैसे ही क्या कह रहा हूं मैं, हीलियम में कितने मतलब नंबर ऑफ एटम कितना था? एटॉमिक नंबर इसका कितना था? हीलियम का 2 था। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ एटम भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटे? 2। लेकिन बट इसमें कितने हो जाएंगे? 10। तो बताओ, अगर ग्रुप में मैं नीचे की तरफ चल रहा हूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इनमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज होने पर मेरा क्या कहता है भैया, अगर मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो इनके वांडरवाल्स फोर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और जिसके कारण बीपी भी क्या होंगे बेटे? इंक्रीज होंगे। लाइक दिस, अगर पहले वाले का 4.1 का में है, केल्विन में है ना, तो दूसरे वाले का कितना होगा? 27.0, और तीसरे वाले का कितना होगा? 67.3, और चौथे वाले का कितना होगा बेटे? 121.0 मान लो। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ग्रुप में हम जब नीचे जा रहे हैं तो हो क्या रहा है भैया? एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया? मेरा वांडरवाल्स फोर्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, और जिसके कारण बीपी भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटे हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ वांडर वाल्स बल का परिणाम बढ़ता है, तो समूह में परिणाम बढ़ने के साथ बीपी का मान क्या होता है बेटे? बढ़ता है। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है हमारा। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड टर्म्स, मोलिक्यूलर साइज और मोलिक्यूलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान या क्या बेटे? आणविक आकार। ठीक है, तो सेकंड टर्म्स हमारा क्या जाता है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है बेटा, तो मैं क्लियर सी बात इसमें कह सकता हूं क्या, कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास या मोलिकुलर साइज क्या होगा बेटे? इंक्रीज होगा, तो सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना उनके क्या होंगे भैया? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लाइक दिस, तो मैं कह सकता हूं इसमें, चलो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन पता कहाँ जाना है? 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर ये पॉइंट आता था हेलो एल्कीन को लेकर या अल्कोहल को लेकर। उनमें कार्बन श्रृंखला की जो चैन होती है, मतलब कार्बन चैन मैं बोल सकता हूँ, बढ़ने के साथ क्या होता था? उनके बीपी क्या होते हैं भैया? इंक्रीज होते थे। तो वहाँ पर सीधा सीधा लिखा आता था किसके कारण बेटे? वांडरवाल्स फोर्सेज के कारण। वही पॉइंट यहाँ कर क्लियर होता है हमारा। तो ठीक है बेटा, तो जैसे कि लाइक दिस हमने मोलिक्यूल्स ले लिया है हमारा, मोलिक्यूल्स या अणु में बात करता हूँ, लाइक दिस मीथेन है, और दूसरा मोलिक्यूल हमने मान लिया इथेन। तो बताओ CH4 में, यहाँ C2H6 में क्या हो गया? एक इंक्रीज हो गया कार्बन एटम। अगर मैं इनके मोलर मास की बात करूँ या आणविक द्रव्यमान की बात करूँ, तो इनका आणविक द्रव्यमान जो होता है इसका कितना आता है? लगभग 16 आएगा, और इसका लगभग कितना आएगा भैया? हमारा 30 आएगा। किसका भैया? एथेन का। 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका जो बीपी होगा केल्विन में ही कितना होगा? लगभग 112 केल्विन, और इसका होगा लगभग 185 केल्विन। कितना होगा? लगभग 185 केल्विन। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के आपको पता चल रहा है कि इसका मोलर मास 16 था, इसका मोलर मास कितना है भैया? हमारा 30 है। तो अगर इनका मोलर मास हमारा 16 30 है तो क्या हो रहा है बेटे? इंक्रीज हो रहा है। और मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, या मैं कह सकता हूं क्या भैया? आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो बीपी भी क्या हो रहे हैं? इनके बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात है, तो हम कह सकते हैं अगर आणविक द्रव्यमान क्या होता है?
आणविक द्रव्यमान इंक्रीज होता है तो वांडर वाल्स बल भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और बीपी भी भैया क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा मतलब लिख के इस तरह से ही क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, अपनी थ्योरी के रूप में, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बस लास्ट बात मैं कहता हूं कि हमारे जो वांडरवाल्स फोर्स होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। और एक बात और भी याद रखना, मैंने बताई थी आपको, जो इनकी 3 टाइप्स मैंने बताई थी आपको, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो याद रखना सबसे ज़्यादा प्रबल जो होता है वो डाइपोल डाइपोल होता है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड नंबर का आया वो होता है, और सबसे कमजोर जो होता है हमारा इंस्टीनियस इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट बात, एक बात और भी बता दूं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लगभग 10 से 20 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो याद रखना इसके लिए कितनी चाहिएगी भैया, लगभग 5 से 10 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, तो सबसे दुर्बल जो आता है हमारा, वीक जो आता है हमारा, वांडरवाल्स फोर्स ही आता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई।